कमरे का दरवाजा खोला तो त्रिशा को कहीं नहीं पाया, लेकिन बालकनी का दरवाजा खुला था। वो वहां गया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। त्रिशा 2-3 बेडशीट की रस्सी बनाकर बालकनी की रेलिंग से बांधकर नीचे लटकी हुई थी। व्हाट द हेल, क्या तुम पागल हो? त्रिशा ऊपर देख चौंक गई, लेकिन साहिल की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। सब तुमने किया है, यहाँ कुछ देर और बंद रही तो जरूर पागल हो जाऊंगी। फिलहाल तो त्रिशा को मन ही मन बहुत डर लग रहा था। साहिल ने जितना हो सके उतना झुककर अपना हाथ दिया और दांत पिसते हुए कहा, अपना हाथ दो। नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और अपनी फ्रेंड को तुम सारे क्रिमिनल्स से बचा कर रहोगी। साहिल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तभी एक हवा का झोंका आया और त्रिशा का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये देखकर साहिल का दिल उसके मुंह को आ गया। अगर तुम गिरी तो तुम पक्का मरोगी। त्रिशा ने ध्यान नहीं दिया और नीचे सरकने लगी। हालांकि आधे रास्ते में ही रस्सी खत्म हो गई। साहिल अब नीचे भागा। उसे त्रिशा को मरने नहीं देना चाहता था। ऐसा था तो वो उसे यहाँ लाता ही क्यों? त्रिशा ने देखा कि साहिल चला गया। मुझे लगता है कि अब मुझे कूदना पड़ेगा, लेकिन मैं मर गई तो काजल को कौन बचाएगा? ओह शिट! फिर से एक हवा का झोंका आया और त्रिशा का हाथ फिसल गया। बाय बाय दुनिया, एक खूबसूरत लड़की अब नहीं रहेगी। ये त्रिशा के आखिरी शब्द थे। वो गिरी लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। उसकी आंखें बंद थी और वो बड़बड़ाई, क्या मैं मर गई? लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, जरूर दर्द होता अगर मैं नहीं होता। त्रिशा ने अपनी आंखें खोली और साहिल को अपने इतने करीब देखकर एक पल के लिए उसकी हैंडसमनेस में खो गई। जब त्रिशा को अपने कमर पर दर्द हुआ तो वो बोली, आह, अगर मारना ही था तो पकड़े क्यों? मैं मर जाऊं यही तो तुम चाहते हो, ताकि तुम्हारा सीक्रेट भी खत्म हो जाए। साहिल की भावें सिकुड़ गई। फिर उसने गुस्से से कहा, बेशक, लेकिन तुम्हारी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना बहुत मेहनत का काम होगा। त्रिशा को बहुत गुस्सा आया। साहिल वापस विला में जाने लगा तो त्रिशा ने फिर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साहिल ने त्रिशा को वापस बेड पर पटक दिया और उसे अपने नीचे दबा दिया। फिर से साहिल को अपने इतना करीब देखकर वो नर्वस हो गई। साहिल ने उसका जबड़ा पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें आजाद होना है तो यहाँ से, इस शहर से, इस देश से चली जाओ। वो कुछ और बोलता उससे पहले उसने देखा कि त्रिशा की भवें सिकुड़ी हुई थी और उसने अपने होठों पर जबान फेरा और निचले होठ को दांतों से दबा दिया। साहिल को ये बहुत मनमोहक लगा और अचानक उसे त्रिशा को किस करने का मन किया। त्रिशा ने साहिल की नसों को देख लिए और वो बोली, तुम अपने अंदर अगर कोई गलत ख्याल लाए तो आई विल किल यू। साहिल का ध्यान टूटा और कहा, क्यों? अभी अभी तो तुम भी मुझे अपनी नजरों से चेकआउट कर थी। त्रिशा चौंक गई, मैंने कब ऐसा किया? उद्धरण चिन्ह। साहिल ने हंसते हुए कहा, मैंने भी नहीं किया, मेरे हाई स्टैंडर्ड है। त्रिशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, यू बदमाश लफंगे, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होते न तो भी मैं तुम्हें घास नहीं डालती। और अपनी शक्ल देखी है, मेरे जैसे खूबसूरत लड़की के लिए तुम जैसे बदसूरत लड़का कभी नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा क्या? ये बोलते ही साहिल ने त्रिशा को किस कर लिया। त्रिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। वो भूत बने रही। साहिल ने किस को और डीप करने के लिए अपने सर को घुमाया। किस तो सिर्फ साहिल कर रहा था, त्रिशा तो फ्रीज मोड में थी। कुछ एक मिनट बाद साहिल जब अलग हुआ तो त्रिशा का हक्का बक्का चेहरा देखकर उसे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है तुमने काफी एंजॉय किया। अब जाकर त्रिशा ने अपनी पलकें झपकाए और गुस्से से कहा, तुम कमीने, क्रिमिनल, बदमाश, लोफर लफंगे, तुमने मुझे किस किया? तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। आई विल किल यू। हटो मेरे ऊपर से, हटो, मैं तुम्हें मार दूंगी। साहिल की एक भव उठ गई। फर्स्ट किस? पता नहीं उसे इस किस से बड़ी खुशी मिली, लेकिन वो खुद समझ नहीं पाया कि क्यों। वो उसके ऊपर से उठा और कहा, दोबारा बेवकूफी मत करना। त्रिशा ने उस पर एक तकिया फेंका, गेट आउट, लोफ कहीं के, आई हेट यू। साहिल मुस्कुराया और बाहर जाकर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। सगाई के लिए शहर का सबसे बेस्ट होटल बुक किया गया। अनिका लवेंडर कलर के गाउन में आसमान से आई परी से कम नहीं लग रही थी। अनिका के मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कर जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट निकली, अनिका की माँ अमृता अंदर आई। अनिका, क्या हमें कुछ कहना चाहिए था? उद्धरण चिन्ह, नो मॉम, कोई फायदा नहीं, और वैसे भी अमितेश मुझे पसंद आया, ही इज परफेक्ट। वो दोनों आगे इस बारे में बात करते रहे और बाहर खड़ा ऋषि सब सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी तंद्रा किसी की आवाज से टूटी। दानिश उसके सामने खड़े उसे बुला रहा था। सॉरी बॉस, मैं कुछ सोच रहा था। दानिश ने एक भाव उठा ली और कहा, अब अनिका के बारे में सोचने का क्या फायदा? अमृता को बोलो मैंने उसे मेन हॉल में बुलाया है। ऋषि ने यस बॉस कहा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने अपने पैरों पर कुछ फील किया। ये तो मैडम दृष्टि की बिल्ली है। उसने झुक उसे उठा लिया और कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई? काजल कैट ने अपना मुंह फेर लिया, मैं क्वीन हूँ और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ऋषि उसे पेट करने लगा, जिससे काजल एंजॉय करने लगी और भागने का इरादा छोड़ दिया। आई लाइक इट ह्यूमन, मैं तुम्हें मैडम दृष्टि के पास ले चलता हूँ। ये बोला ही था कि काजल कैट उसकी गोद से भाग गई। उसे भागता देख ऋषि सोचने लगा कि यहाँ रुकूं कि उसके पीछे जाऊं। उसने लंबी सांस ली और काजल कैट के पीछे दौड़ा। बहुत भागने पर ऋषि ने उसे पकड़ लिया। काजल वापस नहीं जाना चाहती थी और उसे पंजा मारने ही वाली थी कि उसके स्माइल देख रुक गई। ठीक है, इस बार जाने देती हूँ, अगली बार नहीं। ऋषि कैट को लेकर जाने ही वाला था कि उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। आवाज की तरफ देखा तो अमितेश एक वेट्रेस के साथ ऐसे बात कर रहा था कि जैसे फ्लर्ट कर रहा था।
मिस्टर अमितेश अग्रवाल। आवाज ऐसी थी कि अमितेश सकपका गया, लेकिन बॉडीगार्ड को देख उसने वेट्रेस को आंख मारी और वो चली गई। ऋषि बहुत गुस्से में था और उसने अमितेश का कॉलर पकड़ लिया। ये तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? अगर तुम इस सगाई के लिए सीरियस नहीं हो तो सगाई कैंसिल कर दो। अमितेश हंसने लगा। क्या मैं पागल हूँ जो अनिका जैसी खूबसूरत लड़की से अपनी सगाई कैंसिल कर दूं? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसकी नजरों से वो मर ही जाएगा। काजल कैट जो ऋषि के कंधे पर बैठे थी, मैया बोलती ही उसने अपना पंजा अमितेश के गाल पर दे मारा। उद्धरण चिन्ह। काजल अपनी हरी आंखों से उसे घूरने लगी। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, तुम गंदे आदमी, मुझसे दूर रहो। ऋषि ने हंसते हुए कहा, एक जानवर भी जानता है तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। चुप रहो, इस बिल्ली को मैं मार डालूंगा, इसने मेरा चेहरा खराब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़ो, लेकिन तुम मैडम दृष्टि की बिल्ली को मारकर अंडरवर्ल्ड किंग की वाइफ को दुखी कर उनका गुस्सा सहन नहीं कर पाओगे। अमितेश की बोलती बंद हो गई। ऋषि ने फिर कहा, ये सगाई के लिए मना कर दो। अमितेश ने ऋषि को ऊपर से नीचे देखा और कहा, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मुझे ओल्ड मैडम से बात करनी पड़ेगी तुम दोनों के रिलेशन के बारे में। मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड रही है और हमेशा रहेगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाओ, जिससे कंप्लेन करना है कर दो। ऋषि का मुंह उतर गया। इडियट ह्यूमन, तुम्हारे दूसरे गाल में स्क्रैच कर देना चाहिए था। ऋषि वापस आया तो अमृता कमरे से बाहर आई। मैडम, बॉस ने आपको हॉल में बुलाया है। अमृता ने सर हिलाया और चली गई। ऋषि बिना परमिशन के अनिका के रूम में चला गया और कहा, अनिका मैडम आप प्लीज ये सगाई कैंसिल कर दीजिए। मैंने अभी अभी अमितेश को एक स्टाफ के साथ फ्लर्ट करते देखा। उसके न जाने कितने अफेयर्स हैं। आप कभी खुश नहीं रह पाएगी। काजल कैट फौरन ऋषि के कंधे से नीचे आ गई और एक आरामदायक तकिया पाकर उस पर आराम करने लगी। अनिका ने सुना और अनसुना कर दिया और पूछा, तो मेरी खुशी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने हिम्मत करके कहा, आपके लायक और भी लड़के हैं। अनिका अब ऋषि के एकदम पास आई और बोली, तुम यहाँ मुझे ज्ञान मेरे बॉडीगार्ड बनकर दे रही या लवर बनकर? उद्धरण चिन्ह। उसने फिर अपना सर झुकाकर वही रिक्वेस्ट की, लेकिन अनिका के सवाल का जवाब नहीं दिया। अनिका उसके बगल से पार होते हुए बोली, मेरे सामने झुक सकते हो पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते। बोल वो चली गई। ऋषि की मुठिया गुस्से से कस गई। उसने दीवार पर इतनी जोर से मारा कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसने बहुत धीमी और कमजोर आवाज में कहा, अनिका ऐसा मत करो। दृष्टि काजल कैट को हर जगह आवाज देकर ढूंढ रही थी। तुम कहाँ चली गई? क्या तुम मुझे छोड़कर चली गई? उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से आवाज आई, बेचारी, वो धोखेबाज बिल्ली तुम्हें भी छोड़कर चली गई। उद्धरण चिन्ह। तुम क्यों आए हो? दृष्टि ने मुंह बना लिया। फिर उसे खुद जवाब मिल गया, हाँ ठीक है आ गए तो जाओ अपना काम करो, मुझे काजल को ढूंढने दो। कोई फायदा नहीं, वो फिर भाग गई। पता नहीं अब किस डम के साथ गई होगी। दृष्टि ने उसे घुरा और कहा, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो उसे ढूंढो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। यू इविल डॉक्टर। अथर्व को अपना निकनेम सुनना बड़ा पसंद था, खासकर जब दृष्टि पूरे मन से गुस्से से बोलती थी। अथर्व ने फिर कुछ बोलना चाहा तो दृष्टि ने उसके बाजू में एक पंच किया। शट अप। अथर्व ने अपनी आंखें घुमा ली। बाकी सारे मेहमान दृष्टि को अथर्व से बात करते देख हैरान थे। खासकर अथर्व से हैरान थे कि वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता था। उन्हें एक और भयानक शौक लगा जब दक्ष ने दृष्टि को पीछे से गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने अथर्व की तरफ उंगली दिखाकर कहा, ये मुझे काजल के खिलाफ भड़का रहा था। अथर्व ने मुंह बना लिया और कहा, यहाँ सास बहू सीरियल चल रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने अथर्व को अब इग्नोर किया और दक्ष से कहा, काजल खो गई है। दक्ष ने उसके माथे पर किस किया और कहा, वो ऋषि के साथ है। अथर्व ने उनकी बात सुनी और मन ही मन सोच लिया, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए उसे अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लूंगा। मुझे धोखा दिया, देख लूंगा उसे। धोखे का दर्द अथर्व के दिल में बहुत गहरा था। स्टेज में मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल ने सेरेमनी को स्टॉप करने की अनाउंसमेंट कर दी। ओल्ड मैडम तैयारी देखकर काफी खुश थी, लेकिन स्टेज के नीचे खड़ी रोहिणी के होठों में रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, शो शुरू होने में थोड़ा टाइम है। तभी उसका फोन बजा। उसकी स्पाई ने रोहिणी को अनिका के प्लान के बारे में सारे डिटेल्स दे दिए। रोहिणी खुश और हैरान थी। इस लड़की के पास सच में दिमाग के साथ साथ हिम्मत भी है। अमितेश अपने फादर के साथ खड़े गेस्ट से बातें कर रहा था। एक वेट्रेस ने उस ग्रुप को वाइन सर्व किया। मिस्टर अग्रवाल ने अपने बेटे को वाइन पीने से मना किया, लेकिन अमितेश नहीं माना और कहा, डैड सिर्फ एक। ओके। उस एक गिलास को एक घूंट में खत्म कर गिलास वापस रख दिया, लेकिन उसके बाद उसका सर घूमने लगा जिसे उसने चेहरे में दिखने नहीं दिया। वो एक्सक्यूज कर वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन तब पावर कट हो गया। दृष्टि ने दक्ष की बाह को कस के पकड़ लिया, ये लाइट क्यों चली गई? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने भी दृष्टि को पकड़ और कहा, यही रहो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। दृष्टि को शैतानी सूझी और उसने उचक कर दक्ष के गाल पर किस कर लिया। अगले ही पल वो हवा में थी, दक्ष की बाहों में। दक्ष, ये क्या कर रहे हो? हम गिर जाएंगे। दृष्टि फुसफुसाए, नहीं गिरेंगे, बस मुझे पकड़े रहो। पूरे होटल में अंधेरा था। कुछ कदमों के बाद दरवाजा खुलने की हल्की आवाज आई और दृष्टि को अपने नीचे कुछ मुलायम महसूस हुआ। वो बैग था और ऊपर दक्ष का सख्त शरीर। दृष्टि ने महसूस किया दक्ष के होठ उसके गर्दन पर थे और उसके हाथ उसके गाउन को ऊपर सरका रहे थे। वो सकपका गई, नहीं डोडो, यहाँ नहीं, यहाँ कितने लोग हैं? दक्ष ने दृष्टि को किस कर लिया और जब छोड़ा तो उसके हाथ दृष्टि के वो नहुत को सहला रहे थे।
वो चाहती थी लेकिन ये सही जगह नहीं थी। अपने लस्ट को कंट्रोल करते हुए वो बोली, नहीं, मत करो, प्लीज। अगर गलती से किसी ने मुझे ऐसे नेकेड देख लिया तो घर पर जो करना होगा कर लेना। अचानक दक्ष रुक गया। ऐसा हो सकता था अगर कमरे में कोई एंटर कर गया तो उसे तो खुद नहीं पता कि वो किसके कमरे में है। अंधेरे में ही दक्ष ने दृष्टि के कपड़ों को और उसके बाल को ठीक किया। सॉरी दृष्टि, लेकिन तुम मुझे ऐसे सेड्यूस मत किया करो। दृष्टि को पता था कि दक्ष अभी बहुत क्यूट लग रहा होगा। मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह, मेरे गाल पर किस, हद है डोडो, अब बाहर चलो। दक्ष ने दृष्टि के पास आकर कहा, अपना प्रॉमिस भूलना मत। आखिरकार दोनों बाहर आ गए। दूसरी तरफ ऋषि अपनी जगह पर था लेकिन लंबे टाइम से पावर कट से उसे कुछ गड़बड़ लगी। मैडम आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह, अनिका भी परेशान थी। हाँ ठीक हूँ, एक बार जाकर देखो कि क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह, लेकिन आप अकेले रह जाएगी, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, जाकर देखो। ऋषि थोड़ा हिचकिचाया लेकिन ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। जब वो चला गया तो अनिका ने अपने फोन से एक मैसेज किया। हालांकि उसे खुद नहीं पता कि पावर कट कैसे हुआ लेकिन उसके प्लान के लिए अच्छा ही था। कुछ मिनट में ही अनिका के दरवाजे को किसी ने बाहर से खोला। अनिका सतर्क थी, उसे अंधेरे में भी अपने मोबाइल की हल्की रोशनी में एक आदमी की परछाई दिखी। कौन कौन है? ऋषि, क्या तुम हो? उद्धरण चिन्ह, उसे हिचकी लेने की आवाज आई। तुम ऋषि नहीं हो, कौन हो तुम? निकलो मेरे कमरे से। डार्लिंग तुम अपने मंगेतर को नहीं पहचानती, देखो तो यूनिवर्स भी चाहता है हम आज ही एक हो जाए। कम ही बेबी। अनिका को ये आवाज अलग लगी। क्या तुम अमितेश हो? उद्धरण चिन्ह, अनिका कुछ कहती उससे पहले वो आदमी उस पर कूद पड़ा। मोबाइल की टॉर्च में अचानक अनिका को उसका चेहरा दिखा और वो चौंक गई। तुम अमितेश नहीं हो, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह, उस आदमी ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। वही जब ऋषि पावर रूम गया तो वहां कोई नहीं था तो वो खुद ही अंदर चला गया। लेकिन रोहिणी के ऑर्डर से ऋषि जैसे ही अंदर गया उस कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया। ऐसा होते देख ऋषि को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। उसे पछतावा होने लगा कि बेकार ही अनिका को छोड़कर यहाँ आया। जरूर अनिका मुसीबत में है, ये कोई साजिश है। वही दूसरी तरफ मेन हॉल में सारे गेस्ट्स अब भी पावर कट से परेशान थे। अपने अपने मोबाइल टॉर्च ऑन कर सब कंप्लेन कर रहे थे। ओल्ड मैडम ने झुंझलाते हुए कहा, मिस्टर अग्रवाल ये कैसी तैयारी की है आपने? उद्धरण चिन्ह, ओल्ड मैडम आप परेशान न हो, मैं अभी चेक करता हूँ। एक तरह से ये उनके लिए बेइज्जती थी। दृष्टि ने दक्ष से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या ये अनिका का प्लान है? उद्धरण चिन्ह, हो सकता है, दक्ष ने कैसोली आंसर दिया। आई होप सब ठीक हो। दक्ष ने दृष्टि का हाथ किस करते हुए कहा, चिंता मत करो। उसने कहा तो था ही कि वो सब संभाल लेगी। अनिका ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था। उसने होटल के एक वेट्रेस को पैसे दिए और अमितेश को ड्रग करने को कहा। वाइन में ड्रग्स मिलाकर उसे पिलाने को कहा। फिर अनिका किसी बहाने से ऋषि को कुछ काम से अपने कमरे से दूर भेज देती। उसके बाद वही वेट्रेस उसे किसी तरह अनिका के कमरे में लेकर आती। ड्रग के नशे में अमितेश उसके साथ जबरदस्ती करता। तब तक जब तक ऋषि वापस नहीं आ जाता तब तक अनिका को खुद को अमितेश के अटैक से बचाए रखना था। फिर ऋषि उसे बचा लेता और हीरो बन जाता। ओल्ड मैडम परिवार की बेटी को बदनाम करने वाले से गुस्सा हो जाती और सगाई तोड़ देती। फिर ओल्ड मैडम अपनी इज्जत बचाने के लिए अनिका की शादी किसी से जल्द करवाने को रेडी हो जाता। तब ऋषि को पिक्चर में लाया जाता। बिना जाने कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ओल्ड मैडम दोनों के रिश्ते को मान जाती। वो अपने अंकल दिशांत की तरह गलती नहीं करना चाहती थी अपने प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करके। इसीलिए ये प्लान था लेकिन इस वक्त एक अनजान आदमी को देखकर उसे लगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अनिका पैनिक करने लगी। कौन हो तुम? तुम गलत कमरे हो, मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। गेट आउट। तुम अनिका हो ना तो तुम मेरी मंगेतर हो। अब नखरे मत करो, लेट अस एंजॉय बेबी। आओ इधर मेरे पास आओ, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। उसकी बातों से ही वो बहुत बड़ा पर्वत लग रहा था और अनिका की डर से हालत खराब होने लगी। ये ऋषि अभी तक क्यों नहीं आया? प्लीज जल्दी आओ। उद्धरण चिन्ह, अनिका अंदाजा लगाकर दरवाजे की तरफ भागी लेकिन वो बाहर से भी लॉक था। दरवाजा नहीं खुलेगा बेबी, तो मेरे पास आओ। मेरे पास मत आओ, छूना मत। अरे क्यों नहीं टच करूं, आखिर मुझे पैसे मिले हैं तो ऑर्डर को तो मानना पड़ेगा ना, उस आदमी ने आराम से कहा। अनिका को एहसास कि वो आदमी फिर उसके करीब आ रहा है। मैं तुम्हें डबल नहीं ट्रिपल पैसे दूंगी, दूर रहो मुझसे। वो आदमी फिर हंसा और बोला, लेकिन तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को खाने का मौका तो नहीं मिलेगा। उस आदमी ने अनिका का हाथ पकड़ा और बैग पर धक्का दे दिया। अनिका चिल्ला रही थी लेकिन कोई नहीं था जो उसे बचाए। हाल में आखिरकार लाइट आ गई। ओल्ड मैडम ने कहा, अब फंक्शन शुरू करते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने हाँ में सर हिलाया और अपने बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। कहीं फिर से किसी के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा? अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी उनके पीछे से आवाज आई, डैड, मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ देख रहे हैं? मिस्टर अग्रवाल ने राहत की सांस ली। तभी ओल्ड मैडम ने कहा, अमृता, जाओ अनिका को ले आओ। उसने हाँ में सर हिलाया और जाने को हुई तभी रोहिणी पैनिक करते हुए बोली, ओल्ड मैडम मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं अनिका को कब से फोन कर रही हूँ, वो फोन उठा ही नहीं रही है। दानिश की आंखें छोटी हो गई। रोहिणी की बात सुनते ही सारे गेस्ट्स का ध्यान उस पर चला गया। इस पर अमितेश ने कहा, मिस देसाई, आप फिर से फोन लगाइए। रोहिणी ने फोन किया तो उसने नहीं उठाया। ओल्ड मैडम ने कहा, फोन छोड़ो, चलकर देखते हैं कि वो क्या कर रही है। मैं भी चलता हूँ, अमितेश ने कहा और उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी।
ओल्ड मैडम ने दरवाजा खटखटाया। रोहिणी और अमितेश ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और अपने बनाए हुए प्लान को कामयाब होते देख रहे थे। कुछ देर पहले जब अमितेश और ऋषि का झगड़ा हुआ उसके बाद अमितेश को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज सुनकर वो खुश हो गया। अमितेश अग्रवाल, मुझे होटल की छत पर आकर मिलो, तुम्हारे लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी मंगेतर के बारे में, अगर नहीं आई तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम। और फोन कट गया। अमितेश ने सोचा और छत की तरफ चला गया। छत में रोहिणी को देख वो हैरान था। कैसी इंफॉर्मेशन तुम मुझे बताना चाहती हो? अमितेश ने डायरेक्टली पूछ लिया। रोहिणी मुस्कुराए और उसकी तरफ 2 कदम बढ़कर कहा, क्या तुम्हें पता है कि अनिका और ऋषि रिलेशनशिप में है और इस एंगेजमेंट से बचने के लिए अनिका ने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया है? अमितेश की भावें सिकुड़ गई। कैसा जाल? उद्धरण चिन्ह। रोहिणी ने डिटेल में अनिका का प्लान बताया जिसे सुन अमितेश हैरान तो था ही साथ ही गुस्सा भी। अमितेश ने दांत पिसते हुए कहा, दोनों का चक्कर है इसका तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन उस बिच ने मुझे फ्रेम करने का प्लान बनाया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहिणी ने उसे रोका और कहा, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं, अब जब हमें उसका प्लान पता है तो क्यों नहीं उसकी के अगेंस्ट उसी का प्लान यूज किया जाए। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अमितेश ने पूछा। कुछ पर्सनल रीजन है, रोहिणी ने कह दिया। ठीक है, अपना प्लान बताओ, अमितेश ने पूछा। रोहिणी ने कहा, तुम्हें पहले नाटक करना होगा कि तुमने ड्रग ले लिया, मैंने किसी को कहकर पावर कट का इंतजाम करवा दिया है, फिर मेरा एक आदमी अनिका के कमरे में जाएगा और अपना काम करेगा। रोहिणी को रोकते हुए अमितेश ने पूछा, वो बास्टर्ड ऋषि का क्या? उद्धरण चिन्ह। उसकी चिंता तुम मत करो, अनिका अपने प्लान के लिए उसे वैसे भी कहीं भेजेगी, पावर कट होने से वो उसे पावर रूम भेजेगी और उसे वहां लॉक कर दिया जाएगा, फिर जैसे ही पावर ऑन होगा ऋषि को छोड़ दिया जाएगा, वो सीधे अनिका के रूम की तरफ भागेगा, फिर वो आदमी ऋषि को अनिका को बाहर से लॉक कर देगा। अमितेश ने खुश होते हुए कहा, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं एक चेंज चाहता हूँ। रोहिणी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं चाहता हूँ कि वो आदमी सच में उस बिच का रेप करे, उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? रोहिणी हक्की बक्की रह गई। नहीं, ये मत भूलो वो अंडरवर्ल्ड फैमिली से है। अमितेश ने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर, वैसे भी तुम्हारा आदमी तो भाग ही जाएगा, सारा इल्जाम ऋषि पर आएगा, मैं उसे इस काम के डबल पैसे दूंगा। रोहिणी टेंशन में आ गई। वो इतना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन जो अमितेश ने कहा वो ठीक ही था। उन दोनों का नाम कहीं नहीं आने वाला था और आदमी भी गायब हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वो मान गई। प्रसन्न, दरवाजा खुला ही था। रोहिणी और अमितेश बहुत अधीर थे अपने प्लान को कामयाब होते देखने के लिए, लेकिन अंदर आते ही जो उन्होंने और सबने देखा वो देख सबका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अनिका बेड पर थी और उसके ऊपर दृष्टि। ऐसा लग रहा था कि दृष्टि उसके गर्दन पर एंटमटेली किस कर रही थी। दरअसल दृष्टि तो उठने की कोशिश कर रही थी। अनिका के कपड़े कहीं कहीं से फटे थे और उसके बाल बिगड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। दृष्टि को उसके ऊपर देख सबको लगा कि उसी ने अनिका के साथ जबरदस्ती की है। इस सीन को इमेजिन करने से सबको उल्टी आने लगी। दृष्टि ने दांत दिखाते हुए कहा, ही, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ, अनिका और मेरा रिलेशन एकदम प्योर है, नंद भाभी वाला। ने जवानी के दिनों में अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर था और अब उनका और अमितेश अवाक थे। इस कमरे में इस तरह अनिका और ऋषि को होना चाहिए, तो दृष्टि यहाँ क्या कर रही है? कमरे के दूसरे तरफ वही आदमी लहूलुहान हुआ कुर्सी से बंधा था और उसके बगल में ऋषि खड़ा था। उसकी आंखों में खुनी मंशा साफ साफ दिख रही थी। दृष्टि को देखकर तो रोहिणी पैनिक करने लगी। अगर वो यहाँ है तो दक्ष की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। दक्ष की इन्वॉल्वमेंट मतलब सब कुछ खत्म। व्हाट द हेल, प्लान फेल कैसे हो गया? अमितेश ने मन ही मन कोसा। सुहानी और अमृता तुरंत अनिका के पास गई और उसे संभाला। ओम ने खांसते हुए कहा, भाभी आप टेंशन में क्यों हैं? आपको कोई गलत नहीं समझ रहा, लेकिन सब मुझे ऐसे देख रहे कि मैं परवट हूँ और अनिका का फायदा उठा रही। क्या तुम ऐसा नहीं कर रही थी? हम सब ने देखा तुम कर रही थी, अथर्व ने हंसते हुए कहा। दृष्टि ने मुंह बना लिया। क्या तुम्हारा हस्बैंड दक्ष तुम्हारे लिए काफी नहीं जो तुम अब लड़कियों पर भी हमला करने लगी? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। दृष्टि तो शर्मिंदा थी लेकिन बाकी सब हैरान थे। दक्ष की शादी हो गई, लेकिन रोहिणी उसकी मंगेतर थी न। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की बात सुनकर दृष्टि उंगली दिखाते हुए बोली, तुम चुप रहो, तुम ईविल डॉक्टर, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन दक्ष से करूंगी। अथर्व मुस्कुराने लगा। वहाँ मौजूद सब और भी हैरान रह गए। अथर्व से इस तरह से बात तो उसकी लेवल का इंसान ही कर सकता है जो सिर्फ दक्ष है। अब सब श्योर थे कि ये लड़की दक्ष की वाइफ है। सब दया भरी नजरों से रोहिणी को देखने लगे, लेकिन दृष्टि दो ओवरस्मार्ट बेवकूफों को देख रही जिनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था जैसे किसी भूत को देख लिया हो। कुछ मिनटों पहले जब लाइट नहीं थी, अनिका के कमरे में अनिका और अनजान आदमी आमने सामने थे। काजल कैट बड़े आराम से एक कोने में सो रही थी, लेकिन अनिका की तेज आवाज और डर को काजल ने भाप लिया। उसके कान खड़े हो गए। जब कमरे में आवाज और तेज हुई काजल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपनी हरी आंखों से वो रात में भी बहुत अच्छे से देख सकती थी और उसके ह्यूमन इमोशन को समझने के इंस्टिंक्ट बहुत तेज थे। अनिका का डर वो महसूस कर पा रही थी। यहाँ की उस आदमी के इविल इंटेंशन भी काजल ने समझ लिया। जब उस आदमी ने अनिका को बेड पर पटका तो काजल खड़ी हो गई। काजल कोई साधारण कैट नहीं थी, वो अथर्व की बिल्ली थी तो उसमें हर चीज खास थी जैसे उसका टैग।
जिस पर अनिका ने हार मान ली। तभी काजल ने छलांग लगाई और उस आदमी के सर पर बैठ गई। मैया, गंदे ह्यूमन, तुमने मेरे गुलामों पर हमला किया। काजल अपने तेज पंजों से उस आदमी के माथे और आंखों को निशाना बनाया। उसने फौरन अनिका को छोड़ दिया और अपने आप को अनजान वार से बचाने की कोशिश करने लगा। अनिका हैरान हुई। कैट, ये कैट की आवाज थी। फिर उसे याद आया, काजल यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। उसे फिर याद आया कि काजल ऋषि के साथ आई थी और उससे बात करते वक्त उसकी गोद से कूदकर भाग गई थी। उस आदमी ने बहुत कोशिश की लेकिन काजल से कोई पंगा नहीं ले सकता। डर्टी ह्यूमन, अपने गंदे हाथ दूर रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्वीन को टच करो। तुम जैसे कुछ गुलामों की मुझे जरूरत नहीं। वो हरी आंखों वाली गुलाम ही ठीक है। काजल ने कुछ वार किए और अनिका की गोद में कूद गई। तुम यहाँ थी? उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ ह्यूमन, मैं यहाँ नहीं हूँ तो कहाँ हूँ? उस आदमी ने फिर हमला करना चाहा तो अनिका ने काजल को पकड़ एक कोने में चली गई। काजल अटैक के लिए फिर तैयार हुई लेकिन तब जोर की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी एंटर करते ही उस अनजान आदमी का गला पकड़ लेता है, ऐसा कि उसके रोम रोम में गुस्सा भरा हो। बास्टर्ड, बोलते ही एक चीख सुनाई। उस आवाज को सुनकर अनिका का हर डर दूर हो गया। ऋषि, उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने उस आदमी बहुत मारा, इतना कि लगभग उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। लहू लुहान होकर वो बेहोश हो गया। मैया, काजल बहुत खुश हुई उस आदमी की ऐसी हालत देखकर, लेकिन तारांकन 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 मैं इससे भी अच्छा करती। अनिका की गोद से कूद वो वापस अपने सॉफ्ट स्पॉट पर चली गई। अनिका के पैरों ने जवाब दिया और नीचे गिर गई। ऋषि ने आगे बढ़कर अनिका को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। आई एम सॉरी मैडम। ऋषि, ऋषि, मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। अनिका ने रोते हुए कहा। नो नो नो, मैं ऐसा नहीं होने देता। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने देता। ऋषि की आंखें भी भीग चुकी थी। ऋषि ने अनिका को अलग किया और उसके आंसू पोंछ कर कहा, अब सब ठीक है, आप रो मत। अगले ही पल अनिका ने आगे बढ़कर ऋषि को किस कर लिया। इस बार ऋषि पीछे नहीं हटा, उसने भी अनिका का साथ दिया। वो उसके गर्माहट को महसूस कर निश्चिंत होना चाहता था कि अनिका ठीक है। काजल ने कमरे में अब अलग ही वाइब्स फील किए। उसने आंख खोलकर देखा और वापस सो गई। जब दोनों अलग हुए दोनों की नजरें इंटेंस थी। अब भी तुम बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। ऋषि तो तब से अनिका को पसंद करता था जब से उसे पहली बार देखा था, लेकिन नौकर और मालिक की सीमा को जानता था। चांद को सब पाना चाहते हैं लेकिन नसीब में उसे दूर से ही देखना होता है। यही हाल ऋषि का भी था। वो अनिका को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, उसकी स्मार्टनेस के लिए भी पसंद करता था। जब उसे अनिका का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया गया तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन जब अनिका ने उसे प्रपोज किया तो सातवें आसमान पर था, लेकिन वो बस बॉडीगार्ड था। उसने अपने फीलिंग्स को लॉक कर लिया, लेकिन आज उसके सारे फीलिंग बाहर आने लगे। उसने वापस से अनिका को किस किया और कहा, मैं भी अनिका, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से। आई एम सॉरी तुम्हारे फीलिंग्स को हट करने के लिए। अनिका की आंखें तारों जैसी चमक गई। अब मुझे किसी का डर नहीं। अगर तुम्हें प्यार करने की सजा में मुझे मौत भी मिल जाए तो मैं ले लूंगा। अनिका के उसके कंधे पर मारा और कहा, ऐसा नहीं होगा, हम दोनों कोशिश करेंगे। तभी दरवाजे से ताली बजने की आवाज आई और दोनों चौंक गए। वाओ, कांग्रेचुलेशन, आखिरकार कॉन्फेशन हो गया, दृष्टि ने चाहते हुए कहा। दोनों खड़े हो गए। काजल ने धीमी आवाज निकली, आखिरकार मेरी फेवरेट गुलाम आ गई। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। दक्ष दृष्टि के बगल में ही खड़ा था। दृष्टि जब अंदर आई तो एक आदमी को बेहोश देख चौंक गई। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने तो पहले ही देख लिया था लेकिन कुछ बोला नहीं। पता नहीं लेडी बॉस, लेकिन ये यहाँ मैडम के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अनिका ने धीरे से कहा, हम, लेकिन काजल ने मुझे बचा लिया। दृष्टि काफी हैरान हुई तो अनिका ने डिटेल में बताया। सब काजल की तरफ देखने लगे। ऐसे क्या घूर रहे हो, चलो सब के सब मेरे सामने घुटने टेको। दृष्टि ने काजल को गोद में उठा लिया और उसे सहलाने लगी। तुम बेस्ट हो, तुम सुपरहीरो हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। काजल को तो बहुत मजा आ रहा था। आखिर ये आदमी अंदर घुसा कैसे? ऋषि तो बाहर ही खड़ा होना चाहिए था ना? दृष्टि ने सवाल किया। अनिका अपना सर सहलाते हुए सोफे पर बैठ गई और बोली, सब मेरी गलती है। मेरे प्लान की वजह से सब कुछ हुआ। ऋषि हैरान था। दृष्टि और दक्ष ने एक दूसरे को देखा। दक्ष को वैसे भी सब पहले से पता था। अनिका ने जब अपना प्लान सुनाया तो दक्ष तो शांत था, लेकिन दृष्टि और ऋषि हक्के बक्के रह गए। दृष्टि खुद को बोलने से रोक नहीं पाई, क्या तुम इडियट हो? ऋषि ने कहा, मैडम आप ऐसा डेंजरस प्लान कैसे बना सकती है? आपको पता है, पता नहीं किसी ने मुझे पावर रूम में लॉक कर दिया था। अनिका हैरान थी, साथ ही दृष्टि भी। दक्ष शांत था, वैसे भी उसे सब पता था। दृष्टि ने कहा, अगर ऋषि सही समय पर नहीं आता तो क्या होता? वो काजल यहाँ थी तो तुम्हें उसने बचाया, वरना क्या होता? ये सब छोड़ो, ये सोचो अंकल दानिश और आंटी ये सब कैसे सह पाते? कैसे वो अपनी बेटी को सोसाइटी में बेइज्जत होते देखते? तुम्हें पता है न, सोसाइटी में क्रिमिनल से ज्यादा विक्टिम का सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन मैं उन्हें सब सच बता देती, अनिका फुसफुसाई। लेकिन क्या तुम पूरी दुनिया को बताती? दृष्टि ने सवाल किया। इस सवाल का अनिका के पास कोई जवाब नहीं था। अनिका की बातों को सोचकर वो कांपने लगी। ऋषि ने अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, आप अपने आप को ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकती। क्या आपको लगता है मुझे ये सब जानकर खुशी होती कि आपको कितनी तकलीफ हुई है? अनिका अब फुट फुट कर रोने लगी। सॉरी सॉरी। जब वो कुछ शांत हुई बोली, लेकिन ये आदमी कौन है और यहाँ कैसे आया? उद्धरण चिन्ह।
ये तो सोचने वाली बात है, दृष्टि ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। जब दक्ष ने देखा उसकी वाइफ अब इन्वॉल्व हो रही है तो बोला, ये सब रोहिणी और अमितेश ने मिलकर किया है। कैसे कैसे क्यों? दृष्टि ने पूछा। दक्ष को पता चल गया था कि रोहिणी अपने जासूसों से दृष्टि और अनिका की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्पाई को तो वो आराम से दुनिया से गायब करवा सकता था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। दृष्टि के बारे में कुछ भी लीक होने से दक्ष ने रोकवा दिया, लेकिन अनिका के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आखिर उसने दृष्टि ने उसके काम में इंटरफेयर करने से मना किया था और दक्ष सब याद रखता है। साहिल ने बताया कि रोहिणी दृष्टि के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रही है। दक्ष ने कहा। अनिका ने हैरानी में पूछा, तो आपको सब पता था? उद्धरण चिन्ह, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं दक्ष? दृष्टि ने पूछा। दक्ष की भवें उठ गई और अनिका ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सब हैंडल कर लोगी? उद्धरण चिन्ह, अनिका को बिजली का झटका लगा। हैंडल करना मतलब प्लान के पहले और बाद में भी। हैंडल करना मतलब जब प्लान बैकफायर कर जाए तब भी। मेरे हिसाब तो यही मतलब होता है, दक्ष ने शांति से कहा। अनिका को ऐसा लगा कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा। उसका मन हुआ कि दक्ष से बहस करे, लेकिन लॉजिकली वो सही था। दक्ष ने आगे कहा, अगर तुमने प्लान बनाया तो बैकअप भी जरूरी था। बैकअप ही नहीं तो इतना स्ट्रांग होना जरूरी था कि खुद को डिफेंड कर सको। तुमने न किसी को प्लान बताया न हेल्प मांगी, तो ये सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। दक्ष, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दृष्टि ने गुस्से से पूछा। दक्ष हकलाने लगा, लेकिन इसने मदद नहीं मांगी, तो तुम भी इसके भारे भाई हो। ये चाहे या न चाहे तुम्हें अनिका की हेल्प करनी चाहिए थी। दक्ष का चेहरा उदास हो गया और झुक गया। दृष्टि उस पर गुस्सा करे उसे अच्छा नहीं लगता था। दक्ष ने कहा, इस आदमी का अटैक प्लान में नहीं था। वो तो बस अनिका और ऋषि को फंसाना चाहती थी। ऋषि ने गुस्से से कहा, जरूर उस बास्टर्ड अनिमेश ने प्लान चेंज किया होगा, अनिका से बदला लेने के लिए कि वो उसे फंसाना चाहती है। दृष्टि ने कहा, ठीक है अब जाने देते हैं, पहले इस सिचुएशन से निकलने का तरीका सोचना चाहिए। अनिका ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, आप हेल्प करोगी? दृष्टि ने दक्ष के गाल पर किस किया क्योंकि वो उदास हो गया था और बोली, हम करेंगे। दृष्टि बहुत देर तक सोचती रही और कहा, अनिका तुम अपनी गलती मान लो। मेरा मतलब अपना प्लान एक्सपोज कर दो, लेकिन कन्फेस करने का तरीका इंटेंस होना चाहिए। लेकिन क्या ये हेल्पफुल होगा? अनिका कंफ्यूज थी। डोंट वरी, दक्ष है न हमारे साथ। प्रेजेंट। अनिका की हालत देख सब तरह तरह की बातें करने लगे। दानिश ने पूछा, क्या हुआ था यहाँ? उद्धरण चिन्ह, अंकल, अनिका के साथ गलत होते होते रह गया। रोहिणी तो अंदर से पैनिक कर रही थी कि कहीं उसका नाम ना आ जाए। अगद ने दरवाजे पर पंच किया और गुस्से से पूछा, आखिर हुआ क्या यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह, इस आदमी ने अनिका का रेप करने की कोशिश की। वो तो अच्छा था कि काजल इसी कमरे में थी और उसने अनिका को बचा लिया। तब तक दक्ष, मैं और ऋषि भी पहुंच गए। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। एक बिल्ली ने अनिका की जान बचाई। दृष्टि ने खांसते हुए कहा, वो तो मैं अंधेरे में अनिका के ऊपर गिर गई। मेरा कोई इरादा नहीं था। मैया, अपना नाम सुनकर काजल के कान खड़े हो गए। क्या मेरी तारीफ हो रही? होनी भी चाहिए। तुम सबको मेरे सामने घुटने टेक देने चाहिए। अथर्व ने अपनी बिल्ली को देखा और मन ही मन कुड़ते हुए कहा, धोखेबाज बिल्ली। मैंने जो सिखाया उसका क्रेडिट ये दम ले गई, लेकिन तुम कमजोर हो गई। मैंने तो जान लेना सिखाया था, तो ये बच कैसे गया? उद्धरण चिन्ह, काजल और अथर्व की नजरें मिली और काजल ने घमंड से नजर फेर ली। अथर्व ने दांत पीस लिए। अमितेश ने फुसफुसाते हुए कहा, एक बिल्ली ऐसा कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह, रोहिणी ने बताया, वो अथर्व की बिल्ली है और बहुत उसी के जैसे सनकी भी। नाटक करते हुए अमितेश आगे आया और बोला, अनिका तुम्हें चोट लगी होगी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी ओल्ड मैडम ने कहा, एक मिनट रुको, ऋषि तो बाहर खड़ा था, तो ये आदमी अंदर कैसे आया? उद्धरण चिन्ह, अनिका ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने उसे कहीं भेज दिया। लेकिन क्यों? एक्सप्लेन इट, अगद ने पूछा। क्योंकि मैं अमितेश से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने प्लान बनाया था कि अमितेश को ड्रग करके इस कमरे में लाया जाएगा, लेकिन सब गलत हो गया। अमितेश मुझसे रिश्ता जुड़ने के बाद भी होटल की वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो मैं क्या करती? ओल्ड मैडम के रेपुटेशन को बचाने के लिए मुझे खुद को दांव पर लगाना पड़ा। एक ही सांस में अनिका से सब कह दिया। अमितेश को विश्वास नहीं हुआ कि अनिका ने अपना प्लान ऐसे ही सबको बता दिया। गेस्ट के बीच में बातें होने लगी। जैसा कि दृष्टि ने कहा था, क्रिमिनल से ज्यादा विक्टिम को सरवाइव करने में परेशानी होती है। सब अनिका को ही दोष देने लगे कि वो कितनी क्रूएल है। दृष्टि को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, बिना बात को जाने कुछ लोग पता नहीं कैसे कंक्लूजन पर आ जाते हैं। अचानक सब चुप हो गए। दृष्टि के इशारे पर ऋषि ने कहा, मैडम के फर्स्ट डेट में भी मिस्टर अग्रवाल ने मैडम को छूने की कोशिश की और आज भी वो एक वेट्रेस से फ्लर्ट कर रहे थे। मैंने आंसर मांगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अमितेश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बास्टर्ड, शट अप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार दानिश की भारी और ठंडी आवाज आई, उस वेट्रेस को बुलाया जाए। साहिल तो पहले से ही तैयार था। वेट्रेस का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रोहिणी रिलैक्स थी क्योंकि उसने इस वेट्रेस को चुप रहने के पैसे कब के पैसे दे दिए थे। अगद ने पूछा, क्या अमितेश ने तुमसे फ्लर्ट किया? उद्धरण चिन्ह, वेट्रेस ने हाँ में सर हिलाया और कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आज उनकी ही सगाई है, वरना मैं ऐसी गलती नहीं करती। अमितेश और रोहिणी के चेहरे का रंग उड़ गया। अमितेश ने कहा, जरूर अनिका ने इसे पैसे दिए होंगे झूठ बोलने के लिए। साहिल आगे आया और सबका ध्यान एक वीडियो पर किया। उस वीडियो में अमितेश एंटिमटेली उस वेट्रेस को टच कर रहा था और बातें कर रहा था।
ऋषि के आने से अमितेश ने वेट्रेस को जाने दिया और उससे बेहस करने लगा। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल को बहुत शर्मिंदगी हुई। मिस्टर अग्रवाल ने अमितेश को एक थप्पड़ लगाया और नजरें फेर ली। तुम्हारी वजह से परिवार का नाम खराब हो गया, अब एक शब्द और नहीं बोलना। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए आगे कहा, ये सब हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात बहुत अजीब हुई। अमृता ने पूछा, और वो क्या है? उद्धरण चिन्ह, अनिका ने तो अमितेश के लिए प्लान बनाया था, लेकिन उसकी जगह ही अनजान आदमी आ गया। इससे मुझे लगता है कि किसी को अनिका का प्लान पहले से पता था और वो उससे बदला लेना चाहता था। ये सुनते ही रोहिणी और अमितेश जम गए। दृष्टि ने आगे कहा, और तो और ऋषि को भी किसी ने कमरे में लॉक कर दिया ताकि वो अनिका को बचाने न आ पाए। मुझे तो लगता है कि अनिका को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। सबकी नजर अमितेश पर गई। सब उसके प्लेबॉय इमेज को जानते थे और वो ऐसा कर सकता, इसका डाउट अभी भी था। अमितेश ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट। मैं प्लेबॉय हो सकता हूँ, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, न ऐसा प्लान कर सकता हूँ। तभी एक लड़की लंबे कदमों से अंदर आई और एक जोरदार थप्पड़ अमितेश को मारा। अमितेश का चेहरे का रंग उस लड़की को देखकर उड़ गया। बास्टर्ड, तुम जैसे कमीने को चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। उस लड़की की हालत ठीक नहीं, जैसे सीधे सड़क से उठ कर आई हो। ओल्ड मैडम ने पूछा, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह, मेरा नाम कुमुद है और इस आदमी ने मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने इसका साथ सोने से मना किया। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचाया। मेरे बॉयफ्रेंड के कान भर के मेरा ब्रेकअप करवा दिया, मेरी नौकरी, मेरा घर सब छीन लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और लंबी सांसें ली, क्योंकि आज वो अपनी सारी भड़ास निकालने वाली थी। अमितेश ने चुप्पी का फायदा उठाकर कहा, ये झूठ बोल रही है, जरूर इसे पैसे खिलाए गए हैं। एक और थप्पड़ उसके गाल पर लैंड हुआ और कुमुद ने आगे कहा, पैसे? शर्म नहीं आती कमीने, तूने तो पैसों से पुलिस को भी खरीद लिया, सबको रिश्वत देकर मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तेरे पास नहीं आई। मेरा बस चलता तो मैं तुझे गोली मार देती, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। उस लड़की को अंगद का असिस्टेंट लेकर आया था। दृष्टि ने सोचा, काश जैसा अंगद भैया ने अनिका के लिए किया वैसा सुमन बुआ के लिए उसके दोनों भाई करते तो कितना अच्छा होता। सो कूल। अंगद के असिस्टेंट ने महीनों पुराना वीडियो दिखाया जिसमें कुमुद को अमितेश हरास कर रहा था। लैंडलॉर्ड, कुमुद का बॉस और पुलिस को रिश्वत देते वीडियो भी शामिल थे। अनिका को हंसी आ गई। वो शुरू से ही सही सोच रही थी। मिस्टर अग्रवाल ने अमितेश के सूजे हुए गाल में फिर थप्पड़ लगा दिया। वो इतना गुस्सा थे कि उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। अब मुझे लगता है कि इस अनजान आदमी के पीछे मिस्टर अमितेश का ही प्लान है, दृष्टि ने बेबाकी से कहा। रोहिणी ने अपना डर छुपाते हुए कहा, इन सब की क्या जरूरत है? ये आदमी गलती से भी तो अंदर आ सकता है। हाँ, इस आदमी का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, अमितेश ने भी हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, दक्ष ने कमरे में आते हुए कहा। उसके प्रेजेंस ने पूरा माहौल ही बदल दिया। एकदम शांति छा गई और सिर्फ थी तो उसके जूतों की आवाज। अमितेश की हालत खराब हो गई। साहिल ने एक वीडियो और चलाया, इसमें आवाज भी थी। ये होटल के छत की फुटेज थी। इसमें दो लोग थे, अमितेश और रोहिणी, जो बातें कर रहे थे। दृष्टि ने दक्ष के कानों के पास जा पूछा, इससे तो ऋषि के बारे में पता चल जाएगा। दक्ष ने भी फुसफुसाते हुए कहा, साहिल वहां से प्ले कर रहा जहां से ऋषि का नाम नहीं है। वाओ, मेरा डोडो तो बहुत स्मार्ट है। दक्ष मुस्कुराने लगा। अपनी प्यारी और स्वीट वाइफ से तारीफ पाकर वो बहुत खुश हुआ। अब तो तुम नाराज नहीं होना? उद्धरण चिन्ह, दृष्टि ने चमकती आंखों ने नामे सर हिलाया। दक्ष की मुस्कान और बड़ी हो गई। वीडियो में रोहिणी और अमितेश की बात बदला लेने से शुरू हुई और अंत तक चली। रोहिणी का चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो बंद होते ही अमृता ने कहा, मुझे नहीं पता कि मिस देसाई मेरी बेटी से इतनी नफरत करती है। नो नो आंटी, ये सब फेक है। अनिका मेरी बहन जैसे है। अनिका ने हंसते हुए कहा, क्या सच में? लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? मैंने कभी तुमसे इंटरेक्ट तक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। रोहिणी के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं था कहने को। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या दक्ष झूठ बोल रहा है? उद्धरण चिन्ह, रोहिणी का चेहरा पीला पड़ गया। ओल्ड मैडम ने रोहिणी की बाह पकड़ी और चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू। अंगद आगे बढ़ा और अमितेश का गला पकड़ लिया। रोहिणी फर फुटकर रोने लगी। तभी कुर्सी से बंधा आदमी दर्द से कहराते हुए जागने लगा। उसकी आवाज सुनकर काजल ने आंखें खोली और उस पर गुराई। वो आदमी कैट को देख डर गया। ऋषि ने उसके बाल पकड़े और कहा, चलो बोलो किसने तुम्हें भेजा है? उद्धरण चिन्ह, उस आदमी ने रोहिणी को देखा जो इशारा कर रही कि अपना मुंह बंद रखो। तभी अंगद ने उसके जांघों पर अपना पैर रखा और झुकते हुए कहा, सच बोला वरना नर देखने की तैयारी करो। वो दर्द से कहराया और रोहिणी की तरफ देख इशारा करते हुए कहा, उस औरत ने मुझे पैसे दिया। फिर अमितेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आदमी भी उस औरत के साथ था। उसने मुझे अनिका शेखावत का रेप करने को कहा। रोहिणी अभी भी नहीं मानना चाहती थी, लेकिन अब सब साफ था। मिस्टर अग्रवाल ने फिर एक थप्पड़ अमितेश को लगाया और कहा, तुम हमारे परिवार पर कलंक हो। मैं तुम्हें परिवार और कंपनी ने निष्कासित करता हूँ। दृष्टि ने मजाक उड़ाने के लहजे कहा, प्लीज मिस्टर अग्रवाल इतना गुस्सा होने का नाटक मत कीजिए। आपको क्या पूरे शहर को इसके करतूतें पता थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो आपके बेटे से ज्यादा आप दोनों जिम्मेदार हैं। ये सच ही तो था। दोनों, मिस्टर और मिसेस अग्रवाल की नजर शर्म से झुक गई। रोहिणी ओल्ड मैडम के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, ओल्ड मैडम प्लीज मुझे चांस दीजिए। मैं बदले में अंधी हो गई और अनिका को नुकसान पहुंचाया।
प्लीज। ओल्ड मैडम ने रोहिणी को झटक दिया और कहा, तुमने अब तक जो कुछ भी किया उसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम सांप निकली जो मुझे ही डस लिया। अब तुम अपने घर जाओ। शेखावत पैलेस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। तभी अमितेश ने हंसते हुए कहा, मैं क्या हूँ अब सबको पता है, लेकिन ये अनिका भी कोई दूध की धुली नहीं है। इसका तो अपने बॉडीगार्ड के साथ ही अफेयर चल रहा था। ऋषि जम गया और अनिका नजरें चुराने लगी। अमृता ने कहा, अच्छा इसके बारे तुम कैसे श्योर हो? रोहिणी से पूछ लीजिए, उसे सब पता है। अमितेश ने कहा। रोहिणी ने अपने आंसू पोंछे और दांत पिसते हुए कहा, ये सच है। दोनों के बीच अफेयर है। ओल्ड मैडम इस रिश्ते के लिए नहीं मानती, इसीलिए अनिका ने ये चाल चली। अब बस भी करो रोहिणी, कितना झूठ बोलती हो तुम। अगर झूठ बोलने और कॉन्स्पिरेसी करने की कंपनी खोल दो तो तुम करोड़पति हो जाओगी। तुम ज्यादा उड़ो मत। ऐसे बोल रही कि तुम्हें जैसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता ही नहीं। दृष्टि के कुछ बोलने से दक्ष ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, प्रूव इट। रोहिणी ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई, कौन बोल रहा है? उद्धरण चिन्ह। मैं चाहती हूँ तुमने जो कुछ भी अनिका शेखावत के बारे में पता किया है उसे रिपीट करो। ओह, तो तुम हो, और मैं क्या रिपीट करूँ? कुछ मिला ही नहीं तो क्या बोलूं? स्पाई ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रोहिणी हैरान थी। हाँ तो दिए थे, तुमने मुझे कुत्तों जैसा मेहनत करवाया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी जबरदस्ती काम करवाया, तो पैसे नहीं लूंगा क्या? उद्धरण चिन्ह। रोहिणी की सिट्टी पिट्टी गम हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने सुना। अब सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। अमितेश ने चीखते हुए कहा, यू बिच, तूने झूठ बोला, मुझे यूज किया। रोहिणी ने कांपते हुए फोन पर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे पैसे मिले और मैंने काम किया। बस, अब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं तो मैं क्या करूं? स्पाई ने कहा, और फिर फोन कट गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे बेस में उस स्पाई को बांधा हुआ था और दक्ष के लोग उसे घेरे हुए थे। स्पाई ने कांपते हुए कहा, मैंने वही बोला जो तुम लोगों ने कहा। अब तो मुझे जाने दो। एक गार्ड ने कहा, अभी नहीं जब तक हमें ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। उद्धरण चिन्ह। चलो, जिंदा रहने की उम्मीद तो है, स्पाई ने मन ही मन सोचा। फोन काटते ही रोहिणी के चेहरा अब सफेद पड़ गया। क्या अब और भी कुछ बचा है? अनिका ने पूछा। रोहिणी ने गुस्से से कहा, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो मैं अपने आप को एक्सपोज कभी नहीं करती। भीड़ में बातें होने लगी कि सचमुच अपनी गलती को मानने लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ऋषि ने आगे बढ़कर कहा, मिस देसाई मैं बस बॉडीगार्ड हूँ। मेरा अपने मास्टर के साथ अफेयर। कैसे? अनिका ने भी न में सर हिलाते हुए बोली, मैं भी किसी बॉडीगार्ड से शादी नहीं करूंगी। रोहिणी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सबको थप्पड़ मरना चाहती थी। तभी ओम ने कहा, वैसे इन दोनों का मैच काफी अच्छा रहेगी। ओल्ड मैडम शॉक में चली गई। क्या? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने थम्स अप का इशारा किया। ओम ने आगे कहा, ऋषि स्ट्रांग, डिपेंडेबल और हैंडसम है। शेखावत फैमिली का सिक्योरिटी है, जो बहुत बड़ी बात है। वही दूसरी तरफ अमितेश जो प्लेबॉय है और हर जगह मुंह मारता रहता है। उसकी शादी हुई तो न जाने उसके कितने अफेयर होने वाले हैं। ये तो चीटर चेतन का बाप है। भीड़ में फिर बातें होने लगी। अमितेश की लाइफ में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। आखिरकार एक लेडी ने कह भी दिया, ओल्ड मैडम मुझे लगता आपको अनिका और ऋषि के साथ होने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही ओल्ड मैडम के साथ दृष्टि और अनिका भी हैरान थे। सिचुएशन अपने आप अनिका के पक्ष में चली गई। उस लेडी ने दोबारा कहा, शादी में रेस्पेक्ट और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए ओल्ड मैडम। बाकी की सारी लेडीज ने ऋषि का पक्ष लेते हुए उसकी तारीफ की। कोई अमितेश जैसे इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में पसंद नहीं करेगा। रोहिणी ने कहा, मैम आप अनिका के ट्रैप में कैसे फंस गई? ये सब एक गेम है। लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस देसाई मुझे आपसे कुछ जानने की जरूरत नहीं। आपका झूठ और कॉन्स्पिरेसी सबको पता है। ऋषि में क्या प्रॉब्लम है? वो तो अमितेश से बहुत बेटर है। अमृता ने अपने हस्बैंड और अंगद की तरफ देखा उनकी राय पूछी। दानिश ने कुछ कहा नहीं, बस उनकी आंखें छोटी हो गई। अंगद ने कहा, डैड ने ही ऋषि को चूज किया था सिक्योरिटी हेड की पोस्ट और अनिका के बॉडीगार्ड के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और मुझे अनिका के लिए रिलायबल और स्ट्रांग मैन चाहिए, कोई डरपोक नहीं। ये अमितेश की बहुत बड़ी इंसल्ट थी। अब दानिश ने कहा, अनिका। उद्धरण चिन्ह। अनिका खड़ी हुई और सोचने की एक्टिंग करने लगी। अमितेश को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया कि अनिका का गला दबा दे। वो उसकी तरफ झपटा लेकिन ऋषि फौरन बीच में आ गया और उसे पंच किया। वो फिर जमीन पर पसर गया। उसके नाक से खून निकलने लगा। ऋषि ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था मैडम से दूर रहो। अब सब वहाँ श्योर थे कि ऋषि एकदम परफेक्ट है अनिका के लिए। उसकी तारीफ सब दोबारा करने लगे। ओल्ड मैडम धर्म संकट में थी। पहले दिशांत ने राधिका से शादी की, फिर दक्ष ने एक नॉर्मल लड़की दृष्टि से, और अब अनिका और ऋषि। क्या किस्मत है मेरे खानदान की। उन्होंने मन ही मन सोचा। आगे उन्होंने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, हालांकि मैंने रोहिणी और अमितेश को दक्ष और अनिका के लिए पसंद किया था, लेकिन मैं गलत साबित हुई। ओम ने धीरे से मगर सबके कानों तक पहुंचे वैसे कहा, आप चीटर चेतन को कैसे भूल गई? उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडम ने घूर कर देखा तो ओम चुप हो गया। इस बार ओल्ड मैडम ने अनिका की तरफ देखा और पूछा, अनिका तुम कुछ बोलो। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सबके कहने पर मैंने सोचा, ऋषि हमेशा मेरे साथ रहा है और वो एक अच्छा इंसान है और रिलायबल भी। तो अगर ओल्ड मैडम को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी नहीं। दृष्टि को अनिका की एक्टिंग पर ताली बजाने का मन कर रहा था।
ओल्ड मैडम ने अब ऋषि से पूछा। ऋषि ने सर झुकाते हुए कहा, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। भले ही मैं आपके फैमिली की तरह आमिर नहीं हूँ, लेकिन मेरी सैलरी बहुत अच्छी है और फ्यूचर बेनिफिट्स भी तो है। मैं उनका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। सारी लेडीज फिर से अनिका से जलने लगे। ओल्ड मैडम ने डिक्लेयर किया कि आज ही और अभी ही दोनों की सगाई कर दी जाएगी। रोहिणी और अमितेश की हालत ऐसी थी जैसे एक पुरानी कहानी के चरवाहे जैसी। जो गांव वालों को शेर आया चिल्लाकर मदद के लिए बुलाता, लेकिन कोई शेर नहीं आता। उसके झूठ से सब परेशान हो गए, और जब सच में शेर आया तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया और शेर उसे खा गया। दानिश के आदमियों ने अमितेश को पकड़ लिया। डैड, डैड, मुझे बचाओ, अमितेश चिल्लाने लगा। मिस्टर अग्रवाल ने पैनिक करते हुए दानिश से पूछा, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दानिश ने आंखें छोटी करते हुए कहा, शेखावत परिवार की बेटी को बदनाम और उसके खिलाफ साजिश करने के लिए क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या उसे नहीं पता था कि वो किससे उलझ रहा है? इसकी सजा तो उसे मिलेगी। अमितेश चिल्लाता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। रोहिणी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सबके जाते ही दृष्टि ने दरवाजा बंद किया और अनिका को गले लगा लिया। आखिरकार सब ठीक हो गया, दृष्टि ने चाहते हुए कहा। ओम ने कहा, भाभी, मुझे भी कुछ क्रेडिट दो। दृष्टि ने मुड़कर ओम को भी बहुत जोर से गले लगा लिया और उसके बाल भी खराब कर दिया। सुमन ने हैरानी से कहा, ओम क्या तुम भी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी हेल्प करती। ओम ने हंसते हुए कहा, आप तो नर्वस हो जाती मॉम। सुमन ने हाँ में सर हिलाया और जाने दिया। मैया, काजल फाइनली उठ गई। सब खुशी से इतना चिल्ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा खाना कहाँ है? दृष्टि ने काजल को भी गले लगा लिया और उसे कंपेयर करते हुए बोली, तुमने तो कमाल कर दिया। उद्धरण चिन्ह। तो और क्या, मैं क्वीन हूँ, आई एम द बेस्ट। दृष्टि काजल को लेकर बाहर निकल गई इसे कुछ खिलाने। उसने दक्ष से पूछा, डोडो, अंकल आंटी और अंगद भैया कैसे तुरंत मान गए? उद्धरण चिन्ह। उनको मानना ही था क्योंकि वो यही चाहते थे। दक्ष ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। वो छत वाली रिकॉर्डिंग और स्पाई को पकड़वाने में उन्होंने ही मदद की। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने सर हिलाते हुए कहा, हम मम्मा, उस लड़की को भी अंगद भैया लेकर आए। मुझे लगा तुमने सब किया। दक्ष ने ना में सर हिलाया। लेकिन इतने कम टाइम में इतने सारे प्रूफ कैसे रेडी हो गए? उद्धरण चिन्ह। कैसे हुए होंगे? दक्ष ने पूछा। दृष्टि ने अपना सर झटका और कहा, मेरा दिमाग कुछ सोचना नहीं चाहता, नहीं मेरे सर में दर्द होने लगेगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उसका सर सहलाया और कहा, तुम ज्यादा सोचो मत, बस एंजॉय करो। दृष्टि बस मुस्कुरा दी। आखिरकार अनिका और ऋषि की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। शेखावत पैलेस, रात का समय। दानिश दबे पाव अपने कमरे में गया, लेकिन अमृता की आवाज सुनकर रुक गया। तुमसे खून की बदबू आ रही है। दानिश ने अपना कोट निकाला और कहा, अंगद से तो और भी ज्यादा आ रही है। उसी ने अमितेश और बदमाश को टॉर्चर किया। ठीक है, नहा कर आओ, अनिका को मैंने बुलाया है। कुछ देर में अनिका आई। उसके दिल की खुशी उसके चेहरे में साफ दिख रही थी। अमृता खुश थी लेकिन परेशान भी। अनिका, जो कुछ तुमने वहाँ कहा था, क्या वो सच था? अनिका ने सर झुका लिया और हाँ कहा। दानिश और अमृता हैरान थे। हमें तुमसे ऐसे बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे हाथों में सब छोड़ना हमारी गलती थी। अनिका ने फौरन माफी मांगी। दृष्टि भाभी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। दोनों को अनिका के मुंह से दृष्टि भाभी सुनकर फिर हैरान हुए। अनिका ने जो कुछ भी हुआ और जो जो दृष्टि ने कहा, सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद अमृता ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में उसका आइडिया काम कर गया। अनिका ने आगे बताया, मैंने तो दृष्टि भाभी को मेरे मामलों से दूर रहने को बोल दिया था, जिससे वो बहुत दुखी हुई और दक्ष भाई बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि मेरी मदद अब कोई नहीं करेगा। दक्ष भाई को सब पता था लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तो फिर दक्ष ने हेल्प क्यों की? दानिश ने पूछा। दृष्टि भाभी ने कहा, इसीलिए, अनिका ने बताया। दानिश हैरान था कि दृष्टि इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट है। अमृता ने हंसते हुए कहा, अंत में तुमसे उम्र में छोटी लड़की ने तुम्हें तुम्हारी गलतियां समझाई। तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अनिका ने फिर सर झुका लिया और हाँ में जवाब दिया। दानिश ने जब अमृता की बात सुनी तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, उस लड़की से यही उम्मीद थी। आखिर भैया ने उसका सपोर्ट कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अमृता ने हंसते हुए कहा, उसने तुम्हें सुमन के कारण डांटा भी था। दानिश ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, भैया की भी तो डांटा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमृता ने बताया कि दृष्टि होगी क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था। दृष्टि जब अंदर आई तो काजल कैट भी उसके साथ थी। अनिका उसे देखते ही बोली, काजल, क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने हाँ में सीट हिलाया। स्टूपिड ह्यूमन, मुझे नहीं जाना, मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो। लेकिन अनिका का मुस्कुराता चेहरा देखकर काजल उसके पास चली गई। मैया, दोबारा मैं नहीं जाऊंगी, ओनली लास्ट टाइम। अमृता और दानिश ने एक एक करके दृष्टि को आज के लिए थैंक यू कहा। इस पर दृष्टि बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि दक्ष को सब पता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दानिश ने कहा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। दृष्टि को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा। दक्ष ने बताया कि अंगद भैया ने एंगेजमेंट रोकने की तैयार पहले ही कर ली थी। ऊपर से आप लोग भी तुरंत मान गए। ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अनिका ने पूछा, क्या दक्ष भाई ने आपको नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने सवालिया नजरों से सबको देखा। दानिश ने कहा, हमें पहले ही अनिका और ऋषि के बारे में पता था। दृष्टि इतनी हैरान हुई कि उसकी बोलती बंद हो गई। अमृता ने आगे बताया, जब ऋषि को सिक्योरिटी हेड बनाया गया तब से दोनों के बीच ये सब शुरू हुआ।
इसीलिए हमने उसे अनिका का पर्सनल बॉडीगार्ड भी बना दिया। हम ओल्ड मैडम के खिलाफ नहीं जा सकते थे। दृष्टि फिर हैरान रह गई। उसे तो इन नए इन्फॉर्मेशन का शौक लग रहा था। अमृता ने आगे हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि शौक से बाहर आते हुए पूछी, कैसी हेल्प? उद्धरण चिन्ह। अवध और सुहाना की मैरिड लाइफ को ठीक करने की हेल्प। दृष्टि सोच में पड़ गई। उस समय तो नहीं, अभी सोचने से उसे रियलाइज हुआ कि दोनों को कभी भी इंटिमेटली बात करते या इंटरेक्ट करते उसने नहीं देखा था। क्या उनकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? क्या दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। अमृता ने कहा, ये शादी ओल्ड मैडम ने अरेंज किया था, लेकिन उन्होंने इस बार वाकई में अंगद के लिए अच्छी लड़की सेलेक्ट की थी। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका अंदाजा मुझे हो गया था, क्योंकि अगर वो आपको पसंद नहीं होती तो किसी तरह आप लोग अंगद भैया की शादी सुहाना से नहीं होने देते। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, करेक्ट। उनकी शादी को कितने साल हो गए? दृष्टि ने पूछा। 2 साल। छोटे भाई की शादी पहले हुई। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने बताया, सुहाना भाभी को पहले ओल्ड मैडम ने दक्ष भाई के लिए पसंद किया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन ओल्ड मैडम भाभी के फैमिली से रिलेशन बनाना चाहती थी, इसलिए उनकी शादी अंगद भाई से कर दी गई। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ क्या पासिंग पासिंग का गेम चल रहा था? और अंगद भैया मान भी गए? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। हम सब भी उनकी हाँ से हैरान थे। मेरी तरह ही अगर अंगद भाई सुहाना भाभी से शादी नहीं करना चाहते तो नहीं करते। तो ये एक तरह से जबरदस्ती वाली शादी नहीं थी। अनिका ने बताया, अंगद भाई के लिए तो नहीं थी, लेकिन भाभी से ज्यादा बात नहीं होती तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दृष्टि ने फौरन कहा, यही तो आप लोगों ने गलती कर दी। एक लड़की जब शादी होकर अनजान जगह आती है तो उसे सपोर्ट चाहिए होता है। अगर सुहाना भाभी और भैया के बीच प्रॉब्लम है तो आप लोगों को उससे बात कर उसका सपोर्ट करना चाहिए था। मैं भी जब आई तो कोई मुझे पसंद नहीं करता था सिवाय मेरे हैंडसम डैड के। लेकिन दक्ष का सपोर्ट तो था ना। दिशांत के लिए हैंडसम सुनकर दानिश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं भी हैंडसम हूँ। और मुझे डॉटर इन लॉ की केयर कैसे करते हैं नहीं पता। अंकल, ये कोई मैथ्स प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। दृष्टि ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या सच में कोई रीजन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हो सकता है। हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, शायद भाभी दक्ष भाई को पसंद करती होगी। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने आंखें बड़ी हो गई, क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता। वी मैन इन इंटुइशन। फिर तीनों चुप हो गए। दृष्टि ने आगे कहा, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, बात करना। हमने बहुत बार कहा लेकिन अंगद कभी नहीं सुनता। दानिश ने कहा। दृष्टि ने ईविल स्माइल की और कहा, मैच मेकिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ करती हूँ ना, आप लोग बस मेरा साथ देते रहिए। दृष्टि जैसे ही कमरे में आई, किसी ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया। वो तो डर ही गई, लेकिन दक्ष का स्पर्श महसूस कर और उसका चेहरा देख उसने चैन की सांस ली। ओह दक्ष, तुम हो? मैं तो डर ही गई। तो तुम्हें क्या लगा कौन है? दक्ष ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। दो इतना उदास क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लगा कि अनिका है? दक्ष ने दोबारा पूछा। दृष्टि हैरान रह गई, वो क्यों होगी यहाँ? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने बेचारे सी शक्ल बनाकर कहा, मैं सब जानता हूँ। मुझे अथर्व ने सब बताया। उसने मुझे एक फोटो भेजी, उसमें तुम अनिका के साथ इंटीमेट क्यों थी? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि शॉकर हो गई। ये क्या बोल रहे तुम? मैं क्यों उसके साथ इंटीमेट होऊंगी? अगर होना होगा तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगी। दक्ष ने उसे अथर्व की फोटो दिखाते हुए बहुत दुखी होते हुए पूछा, तो फिर ये क्या है? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि का मन किया कि अथर्व का गला दबा दे। वो हड़बड़ा गई, नहीं नहीं, ये गलत है। तुम उस ईविल डॉक्टर की बात क्यों सुन रहे हैं? वो पागल है, इडियट है और स्टूपिड भी। तो तुम मेरी कजिन के साथ बेड पर क्या कर रही थी? अरे बुद्धू, मेरी तो तुमसे शादी हो गई है और अनिका की ऋषि से सगाई हुई है। हम दोनों का पार्टनर मैन है। तो तुम? दक्ष ने सब नकार दिया और कहा, लेकिन चॉइस भी बदल सकती है ना। दृष्टि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आई लव यू। दृष्टि को समझ नहीं आया अब वो क्या बोले। दक्ष ओवररिएक्ट कर रहा था और उसका उदास चेहरा देख दृष्टि बेबस थी। हम दोनों गलती से गिर गए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो बहुत दुखी था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब दो तुम्हें पनिश करेगा। अगले दिन दृष्टि जब उठी तो उसे दक्ष का चेहरा दिखा। वो मुस्कुराए, लेकिन अचानक उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। उसके भावे सिकुड़ और उसने गुस्से से दक्ष को देखा। उसने अपने ऊपर से दक्ष का हाथ झटक दिया, लेकिन फिर उसे शरीर में दर्द हुआ। दक्ष अचानक उठ गया और दृष्टि को दर्द से कहराते हुए देखा। उसे बहुत बुरा और अपनी हरकतों पर उसे गुस्सा भी आया। उसने दृष्टि को पीछे से गले लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी। दृष्टि गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन उसकी कोमल आवाज सुनकर गुस्सा कर नहीं पाई। इट इज ओके, लेकिन डोडो मुझे हर जगह बहुत दर्द हो रहा है। दक्ष ने उसे कंधे पर किस किया और कहा, मैं टब में गर्म पानी रेडी कर देता हूँ, तुम नहा लो तो दर्द कम हो जाएगा। दर्द कुछ कम हुआ तो दृष्टि हल्का लड़खड़ाते हुए ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ गई। अनिका ने पूछा, भाभी आपको डार्क सर्कल्स क्यों हो गए? क्या आप सोई नहीं? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने अनिका को देखा और बस मुस्कुरा दी। अनिका सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। तभी दक्ष भी दृष्टि के बगल में बैठ गया और उसके प्लेट में खाना रखने लगा। अनिका को बोलने वाली थी, दक्ष ने उसे ऐसे घुरा जैसे उसकी आत्मा खींच रहा हो। अनिका को पसीना आ गया। भाई मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो? उद्धरण चिन्ह। अगद और सुहाना।